हेलो, कैसे प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। जैसा कि पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ मनुष्य के मन में अगर कुछ करने की इच्छा होती है तो रास्ता स्वयं बन जाता है। बच्चों, ये एक सच्ची कहानी है। यह है इला सचानी नाम की एक महिला की कहानी, जिन्होंने अब हाथ ना होते हुए भी, आप ये सोच नहीं सकते कि बिना हाथ ना होने के बावजूद भी उन्होंने अपने पैरों से कढ़ाई का काम शुरू किया और वो उसमें वो इतनी निपुण हो गई कि आज उनको सब जानते हैं। ये गुजरात की रहने वाली महिला है। तो उनसे संबंधित ये कहानी है कि अगर मनुष्य के मन में कुछ काम करने की इच्छा हो, उसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो चाहे हमारे शरीर में कोई अगर कमी भी है तो उसके रास्ते में वो बाधा नहीं बनती है। तो ये बहुत अच्छी बच्चों एक सच्ची कहानी है। तो चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। मखमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इला सचानी नाम की एक महिला की कहानी है, जिनके ना हाथ होते हुए भी उन्होंने जो है अपने पैरों से कढ़ाई सीखना आरंभ किया और आज वो एक बहुत ही प्रसिद्ध हस्ती हैं। तो किस तरीके से जो है इसमें दिखाया गया है कि मलमल की धोती में उन्होंने जो है रंग बिरंगे कसूती के टांकों से उन्होंने बेल बूटे बनाए और उस पर भरवा टाके से उन्होंने ये बच्चों ये जो है ये कढ़ाई के नमूने होते हैं, भरवा टाके होते हैं, कसूती ये है जो टाके होते हैं कढ़ाई जब हम करते हैं। तो उससे उन्होंने जो साड़ी था उसका पल्लू जो होता है उन्होंने भरवा टाकों से भरा और वो उनका जो कमाल था ना, उसमें कसूती के टाके और भरवा टाके उनको पिरो करके बनाया, वो बहुत देखने लायक था। उससे जो है वो साड़ी इतनी सुंदर लग रही थी, उसमें बेल बूटों में ऐसा आ रहा था जैसे वो सच में हूं, उनमें जान आ गई थी। तो उन्होंने किस तरीके से ये सीखा, उनका जीवन किस तरीके से रहा, तो ये उनके संघर्ष की कहानी। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। साँझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी अइयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते हैं कि इला किसी न किसी तरह से उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठते तो धप्पा कैसे देती। वह बहुत कोशिश करती, पर उनके हाथों में तो जैसे उनका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। तो बच्चों, इसमें जैसे दिखाया गया है कि इला जो है गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। जब वो छोटी थी तो देखती थी कि शाम को सांझ होते ही मोहल्ले के जो बच्चे थे घरों से बाहर आ जाते थे, कुछ मिट्टी में खेलते, कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते, कुछ कनेर के पत्तों से बच्चे करते हैं ना, उसके पत्तों से पीपरी जैसी बना करके बजाते हैं, कुछ कहीं से टूटे फूटे घड़े के टुकड़ों को ले आते, उनसे पिट्ठू खेलते। तो इला का भी मन बहुत करता था कि वो खेले। उसके बाद जब बच्चे थक जाते तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते। लेकिन
इला ये नहीं कर पाती थी, क्योंकि झूला झूलने के लिए तो आपने देखा होगा किनारे से झूले की जो झूले में जो डोरियां लगी होती है उनको पकड़ना पड़ता है, लेकिन इला के हाथ उनका साथ नहीं देते थे, तो वह निराश हो जाती। कभी कभी जो है वो बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई खेलती या विष अमृत खेलती, लेकिन उसमें जब धप्पा मारते हैं तो धप्पा मारने के लिए उनके हाथ नहीं उठते थे, तो उस समय उन्हें फिर बहुत निराशा होती थी और वो अपने मन में सोचती कि मैं क्यों नहीं, मेरे हाथ क्यों नहीं काम करते, मैं और बच्चों की तरह क्यों नहीं खेल सकती। और इला ने अपने हाथों की इस जीत को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया कि ठीक है, मेरे हाथों में अगर जान नहीं है, ये नहीं उठते हैं, तो मैं इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार करती हूँ। उसने अ, वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म हो नहीं तो नहीं हो जाता ना। तो बच्चों, इला जो काम अपने हाथों से नहीं कर पाती थी, तो उसने उन्हें जो है एक चुनौती के रूप में लिया, और इला ने जो काम हम अपने हाथों से करते हैं उसे अपने पैरों से करना सीखा। उन्होंने जैसे दाल भात खाना, यानी कि खाना खाना, दूसरों के बाल बनाना, घर का फर्श साफ करना, कपड़े धोना, सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उन्होंने अपने पैरों से आरंभ किया। उन्होंने एक स्कूल में दाखिला भी लिया, लेकिन दाखिला मिलने में भी परेशानी हुई, कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर, तो कहीं ये था कि वो काम कैसे कर पाएंगी। इस तरीके से काफी परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन वो परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई करी, लेकिन बच्चों वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई, क्योंकि इला को ये पता नहीं था, क्योंकि आपने देखा होगा परीक्षा में तो जल्दी लिखना पड़ता है, और उन्हें जो है पैरों से लिखने में काफी परेशानी हुई, जिसके कारण वो परीक्षा, उनका प्रश्न पत्र छूट गया और वो पास नहीं हो पाई। तब इला को यह मालूम नहीं था कि अगर वो चाहती तो परीक्षा के लिए उनको अतिरिक्त समय भी मिल सकता था, अगर वो अपनी परेशानी बताती कि मैं हाथ से नहीं लिख पाती हूँ, मैं पैरों से लिखती हूँ, या उनको किसी अन्य व्यक्ति की भी उनको वो मिल जाती, हेल्प मिल जाती कि वो कोई अन्य उनका लिखने का काम कर देता। इला को यह पता नहीं था, लेकिन इला ने जो है हर चुनौती को अपने जीवन में स्वीकार किया। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी का काम करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहां चाहा वहां रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। अब यह है बच्चों, देखिए उनकी जो इला की जो माँ थी और दादी थी, वो घर में कसीदाकारी का यानी सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। वह सुई में रेशम पिरोने से लेकर और बूटियां बनाने तक का काम करती हुई अपनी दादी और माँ को देखती थी, तो उन्हें पता ही नहीं चला इला को कि कब उनके मन में भी कसीदाकारी यानी सिलाई कढ़ाई, जो ये कढ़ाई का काम था, इसको करने की उनके मन में एक लगन पैदा हुई। और यहाँ तक कि हुई, और उन्होंने भी यह काम करने की अपने मन में ठान ली, और उन्होंने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया, और दोनों पैर के अंगूठों के बीच में सुई को दबा करके, उसको थाम करके, उसमें जो है रेशम को पिरोना आरंभ किया। और कहते हैं ना कि जहां चाहा वहां रहा। उनके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया, और इला कसीदाकारी में काम करने लगी, वो कसीदाकारी सीख गई। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी।
फिर वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन कौन से रंगों से नमूने खिल उठेंगे और टाँके कौन कौन से लगें, यह सब वह समझ गई थी। 15-16 साल की उम्र आने तक वो समझ गई थी कि किस तरीके से वो कढ़ाई को इस तरीके से पेश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर लगें और ऐसा लगे कि जैसे नेचुरल लगे, वो प्राकृतिक लगे बिल्कुल। तो उन्होंने इस तरीके से जो है अपने काम को बहुत ही बखूबी से करना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा भी आया, अब उनके द्वारा काढ़े हुए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ-साथ लखनऊ और बंगाल की झलक रहा था। बंगाल और लखनऊ का काम भी इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ-साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांधा से उभारा था, पशु-पक्षियों की ज्यामितिक आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पाँव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं हैं। तो बच्चों देखो, फिर धीरे धीरे जब उनका काम उन्होंने काम सीखा, वो अपने काम में निपुण हो गई। फिर उनके कामों की प्रदर्शनी लगी, उन्होंने जो कपड़े बनाए उनकी प्रदर्शनी लगी। उसमें उन्होंने जो है अपनी तरफ से काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ लखनऊ की चिकनकारी, बंगाल की झलक उनके काम में दिखाई देने लगी। लोगों को उनका काम बहुत पसंद आया और जो है उन्होंने पशु पक्षियों की जो ज्यामितिक आकृतियां हैं उनको बहुत सुंदर तरीके से पेश किया और उनके जो पारंपरिक डिजाइन थे उनमें उन्होंने अपनी तरफ से और ज्यादा नवीनता लाने की कोशिश की और ज्यादा उसको नवीनता के साथ उन्होंने उभारा। अब इला जो है बहुत अच्छे उनका जगह जगह नाम होने लगा। अब इला के पांव रुकते नहीं हैं, आंखों में उनकी चमक है, होठों पर मुस्कान है और वो अपने अनूठे विश्वास के साथ अपने काम को बहुत ही प्रेम और धैर्य के साथ करती हैं और थकती नहीं अपना काम करती है, बड़ी प्रसन्नता के साथ करती हैं। तो बच्चों आपने देखा हमने पढ़ा जहां चाह वहां राह। तो देखिए कितनी अच्छी कहानी है। जब मनुष्य के मन में कुछ करने की इच्छा होती है तो उसकी कोई भी कमी उसके रास्ते में रोड़ा नहीं बनती, बाधा नहीं बनती है। कैसी भी बाधा है उनको वह पार कर लेता है। अब देखिए इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर कहेंगे। इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। अब देखिए इसका आंसर ये है कि यदि इला या इला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेती तो हमारे मन में यह प्रश्न उठते कि वह अपना दैनिक कार्य कैसे करती होगी। जैसे दैनिक में जो हम सुबह उठने से लेकर शाम तक करते, दैनिक जो हमारी दिनचर्या होती है, सुबह उठना, ब्रश करना, है ना, और नहाना धोना, नाश्ता करना, अपने कपड़े पहनना स्कूल जाने के लिए। तो हमारे मन में ये प्रश्न उठता कि वह अपने दैनिक कार्य कैसे करती होगी, वह कैसे खाती होगी, वह अपना गृह कार्य कैसे करती होगी, वह अपने बाल कैसे संवारती होगी, उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। ये हमारे मन में प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं। ठीक है। अब दूसरा है, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए। नहीं तो ज्यादातर हमारी सोच बच्चों ये होती है कि हम सोचते हैं जो व्यक्ति अपंग है तो उसको दूसरों की सहारे वो जीता है, उसको दूसरों की कदम कदम पे उसे दूसरों की आवश्यकता होती है। लेकिन देखिए जब हमने ये पाठ पढ़ा तो हमारे मन में क्या बदलाव आया, अब उसके बारे में हम जानेंगे। पहले मुझे लगता था कि अपंग व्यक्ति खुद से कोई काम नहीं कर सकते। स्कूल में जाने लिखने पढ़ने की बात तो बहुत दूर, उन्हें कदम कदम पर सहारे की जरूरत होती है। लेकिन अब मेरी सोच बिल्कुल बदल गई है। अब मैं उन्हें आत्मविश्वास और साहस से भरा हुआ पाती हूँ। वे हमसे थोड़े भी कम नहीं बल्कि कभी कभी तो कार्य कुशलता में वे हमसे इतने आगे हो जाते हैं कि वे हमसे नहीं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। अतः इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में यह बदलाव आया कि हम अब अपाहिजों को, लोगों को कमजोर नहीं समझेंगे, अपितु उन्हें भी हर काम में कुशल समझेंगे और स्वयं से बढ़कर समझेंगे। अब आता है आपका, मैं भी कुछ कर सकती हूँ प्रश्न। यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए
तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? तो इसका आंसर ये है, यदि इला हमारे विद्यालय में आए तो उसे इन कामों में परेशानी आएगी, जैसे जल्दी जल्दी लिखना, अपना स्कूल बैग उठाने में, जल्दी जल्दी लिखना अपना स्कूल बैग उठाने में, कोई खेल खेलना हो तो उसमें, या कोई सामान उठाना हो, या कभी बैठने की बेंच टेढ़ी हो तो उसको सीधा करने में, ऐसे काम छोटे मोटे कामों में जो है उसे परेशानी आएगी। प्रश्न संख्या 2, उसे यह परेशानी न हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? उसे इन कामों में परेशानी न हो इसके लिए हम विद्यालय में कुछ सहायक नियुक्त कर सकते हैं जो सभी कामों में इला या इला जैसे छात्रों की सहायता करें। प्यारी इला, इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। जैसे पहले बच्चों हम नाम लिख देंगे। अब जैसे इला राजकोट की रहने वाली है तो हमने राजकोट सूरत लिख दिया इसमें, ठीक है, डेट डाल दी। अब हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, प्रिय इला, स्नेह भरा नमस्कार। तुम्हें जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा कि तुम अपने सारे कार्य कैसे करती होंगी, लेकिन अब मुझे तुम पर गर्व होता है। तुम कितनी आत्मविश्वास से भरी हो। तुम अपनी अपंगता को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पर कभी हावी नहीं होने देती। हाथ नहीं होने के बावजूद भी तुमने कसीदाकारी जैसे मुश्किल कला में निपुणता हासिल कर ली है। वास्तव में यह बेमिसाल है। हाथ वाले भी ऐसा कार्य नहीं कर पाते। तुम मेरे लिए ही नहीं सबके लिए प्रेरणा की स्रोत हो। भगवान तुम्हारे आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखे और तुम सफलता पर सफलता हासिल करती जाओ। इन्हीं कामनाओं के साथ तुम्हारा या तुम्हारी। तो बच्चों यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। अब है बच्चों सवाल हमारे जवाब तुम्हारे। इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण भी लिखो। तो इसका उत्तर ये है कि इला की सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे। उनका चिंता करना सही था क्योंकि इला जैसे छात्र को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो स्कूल में अगर कोई बच्चा इस तरीके का आता है तो उसके लिए स्कूल वालों का चिंता करना स्वाभाविक होता है। अब आता है आपका इला की कसीदाकारी में खास बात क्या थी? तो इला की कसीदाकारी में लखनऊ और बंगाल की झलक थी। उसने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ अन्य कई टांके इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। उसके डिजाइनों में नवीनता का मिश्रण देखने को मिलता था। प्रश्न है अब आके सही के आगे सही का निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी, या वह परीक्षा पास करना ही नहीं चाहती थी, या लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी, उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा नहीं लगता था। तो बच्चों इसका आंसर है इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। आपने अब देखा होगा कि हाथ से लिखने में और पैरों से लिखने में बच्चों काफी अंतर होता है। जो काम हम हाथों से करते हैं और जो काम हम पैरों से करते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। हाथों से हम फटाफट कर लेते हैं, लेकिन पैरों से लिखने में, पेंसिल को हम तो हाथों से तो हम फटाफट कर लेते हैं, लेकिन पैरों से जब हमको पेन पकड़ना पड़ता है लिखने के लिए या कोई भी काम कुछ काम करने के लिए करना पड़ता है तो उसमें समय लगता है ना। तो इसलिए जो है वो अपना प्रश्न पत्र पूरा नहीं कर पाई और उसी के कारण वो जो है हाई स्कूल पास 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? तो बच्चों इसका उत्तर है कि अगर इला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते तो इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना नहीं सीख पाती। बच्चों ऐसा होता है कि अगर हम
अपना काम स्वयं करना चाहिए। अगर इला स्वयं अपना काम नहीं करती, पैरों से वो अपना खाना खाने से लेके, बाल बनाने से लेके और घर में साफ-सफाई करना, सब्जी काटना, जो भी ये काम थे, अगर वो नहीं सीखती, क्योंकि अभ्यास करने से देखिए क्या हुआ कि इला ने अभ्यास किया, अपने पैरों को उन्होंने अपने हाथों की जगह इस्तेमाल किया। तो अगर वो अभ्यास नहीं करती तो नहीं कर पाती ये काम। तो अगर उनके घर वाले हर समय ये कहते नहीं नहीं तुम्हारे बस का नहीं, तुम बैठ जाओ हम करेंगे काम, उन्हें हर चीज में नहीं करने देते काम, आगे बढ़ने का उनको हौसला नहीं देते, तो इला यह काम नहीं कर पाती। अपने घर वालों के सहयोग से ही इला यह काम कर पाई। अब है आपका कसीदा कार्य। इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ में पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। तो देखो अब बच्चों हमने क्या सीखा, बेल बूटे, यानी किसी भी कपड़े में जब हम कोई बेल जैसी बनाते हैं उसे बेल बूटे कहते हैं। टांका, भरवा टांके, बूटियां, कसीदाकारी, चिकनकारी, कांथा, जंजीर, ये शब्द पढ़े ना हमने। अब देखिए आता है दूसरा प्रश्न आपका, नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। अब देखिए जैसे फुटबॉल है, इसमें है बॉल, जाल, खिलाड़ी, मैदान, ठीक है, ये आपके हैं संज्ञा, और खेलना, मारना, दौड़ना इत्यादि है आपकी क्रिया, ठीक है। उसके बाद है आपका बुनाई में ऊन, सिलाई, फंदे, एक घर, धागा, डिजाइन, ये तो आपकी है बच्चों क्रिया, और फंदे डालना आपका है क्रिया। ऊन, सिलाई, फंदे, एक घर, धागा, डिजाइन, ये तो आपकी संज्ञा है, और फंदे डालना है आपकी क्रिया। उसके बाद है बागवानी, रोपाई, खुरपा, पौधा, पानी, खाद, सिंचाई, ये तो आपकी है बच्चों संज्ञा, और खोदना, लगाना और उगना है आपकी क्रिया, ठीक है। इसी तरीके से पतंगबाजी में सद्दी, मांझा, पेंग, चरखी, ठीक है, ये तो है आपकी संज्ञा, और कन्नी देना और उड़ाना है आपकी क्रिया। एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काटकर बनाओ, उस पर नीचे दिए गए टांकों में से किसी एक टांके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। तो बच्चों देखो इसमें ये दे रखा है किस तरीके से आप बना सकते हैं इसको, अपने अध्यापक की मदद से बना सकते हैं या अपने घर में अपने बड़ों की मदद से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये जंजीर का टांका है, ये है आपका मछली टांका, इसमें दिया भी गया है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए उसके बाद है आपका भरुआ टांका, उसके बाद है उल्टी बखिया, खुला हुआ जंजीर टांका। तो ये काम कक्षा में लड़के लड़कियां सब करें। बच्चों ये काम आप अपने अध्यापक की सहायता से या अपने घर में बड़ों की सहायता से कर सकते हैं। तो बच्चों आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।